प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं, हम अपना 10वां पाठ दो गौरैया इनके शब्द अर्थ को कर रहे हैं। तो इस पाठ में जो जो शब्द अर्थ आए हैं, हम उनको लिख करके अपने नोटबुक में लिख करके उसको हमें याद करना है। तो शुरू करते हैं शब्दार्थ और मुहावरे। तो यहाँ पे एक मुहावरा आया है, इसीलिए हम मुहावरे के जगह पे केवल मुहावरा ही लिखेंगे। तो शुरू करते हैं 10वें पाठ के शब्दार्थ। तो हमारा पहला शब्दार्थ में है छावनी। छावनी का अर्थ होता है वह स्थान जहाँ पे सैनिकों को रखा जाता है जब वे युद्ध नहीं कर रहे। तो छावनी क्षेत्र वही जगह होता है जहाँ पे सैनिकों को रखा जाता है जब युद्ध नहीं हो रहा होता। तो आपने देखा है वाराणसी छावनी है, इलाहाबाद छावनी है, मेरठ, लखनऊ, दिल्ली। तो देश में बहुत सी ऐसे शहर हैं जहाँ ये शहर से अलग होता है बच्चों। जो छावनी है वो नगर और शहरों से अलग हट के बनाया जाता है और यहाँ पे सैनिकों के रहने का प्रबंध होता है। जब सैनिक युद्ध नहीं कर रहे होते हैं या सीमा पर नहीं होते हैं, तब उन्हें सुरक्षित रखने के लिए स्थान बना होता है, उसको छावनी कहा जाता है। हिंदी में इसको पड़ाव या शिविर भी कह सकते हैं। तो पड़ाव या फिर शिविर। हमारा दूसरा शब्द है जाहिर। जाहिर जाहिर जो के नीचे नुक्ता है, जाहिर। जाहिर का अर्थ होता है स्पष्ट। तो इस पाठ के अनुसार जाहिर का अर्थ है कि जो गौरैया थी उन्होंने ये जाहिर कर दिया था कि उन्हें घर पसंद आ गया है। किसका घर? हमारे लेखक का घर। तो स्पष्ट, स्पष्ट को जाहिर कहते हैं। तीसरा है व्यंग। व्यंग के दो अर्थ होते हैं। व्यंग का मजाक के भी लिए लिया जाता है, लेकिन पाठ के अनुसार इसे ताना ही कहा जाएगा। माता जी बार बार, जो हमारे लेखक हैं, उनकी माता जी बार बार लेखक के पिता को ताना दे रही थी कि आपके बस का नहीं है कि आप गौरैया को भगा पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे मजाक तो नहीं कहेंगे। पाठ के अनुसार ये ताना ही शब्द अधिक सही है। तो व्यंग का अर्थ होता है ताना, लेकिन अगर हम अगर पाठ के अनुसार ना बोले तो ये मजाक में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठकुरा। अगला शब्द है चौथा ठकुरा। ठकुरा का अर्थ होता है ठक ठक करना। ठक 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 करना। तो पाठ के अनुसार मैं इसका अर्थ आपको बताता हूँ। जब पिताजी गौरैयों से बहुत परेशान हुए थे तो उन्होंने
एक लाठी उठा ली और गौरैयों को घर से बाहर निकालने की सोची थी। तो उन्होंने जो पंखे के गोले पे लाठी की से चोट की थी, जिससे ठक ठक की आवाज़ आती है। अगर किसी के घर को ही हिला दिया जाए तो पिताजी ने लाठी से ठकोरा था। ठकोरा का अर्थ है कि पंखे के गोले पे लाठी से चोट की थी, जिससे ठक ठक की आवाज़ आए और गौरैया डर के वे अपना घोंसला छोड़ दें, घर छोड़ दें और कहीं और चली जाएं। तो ठकोरा का अर्थ होता है ठक ठक करना। हमने पाठ में देखा था पिताजी ने लाठी से पंखे के गोले को, जिसमें कि घोंसला बना था, उसको ठकोरा था, मतलब चोट की थी। चोट करने पे ठक ठक की आवाज़ आती है। छाती फुलाए ये मुहावरा है, ये हम जरा बाद में लिखेंगे। पहले हम शब्दार्थ लिख रहे हैं बच्चों, पहले शब्दार्थ लिखेंगे, उसके बाद हम मुहावरे की तरफ चलेंगे। मल्हार, मल्हार एक प्रकार का राग होता है और कहते हैं ये वर्षा ऋतु में इसको जो गायक होते हैं मल्हार राग गाते हैं। तो मल्हार एक प्रकार का राग है जो वर्षा ऋतु में गाया जाता है, तो हमें पता है। और इसमें पाठ के अनुसार अब चलते हैं। मल्हार तो हो गया वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला एक राग, लेकिन पाठ के अनुसार हमने देखा कि चिड़ियों ने बैठक के ऊपर जो पंखा था उसके ऊपर अपना घोंसला बना लिया था और वे बड़े मज़े से और मल्हार गा रहे थे। इसका मतलब उनको अपना घर पसंद आया था और वे लेखक के घर में रहकर संतुष्ट थे। तो मल्हार एक खुशी में गाया जाने वाला राग होता है। ये अधिकतर वर्षा ऋतु में ही गाया जाता है। अब आ जाते हैं मल्हार, पांचवा है हमारा मल्हार। वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला एक राग। छठा है तिगलियां। तिगलियां होते हैं कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े। तिगलियां कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े तो कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े ये तिगलियां कहलाते हैं। तो पाठ के अनुसार भी हमने देखा था, तो गौरैयों ने अपना घोंसला तिनकों से बनाया था, धागों से भी उन्होंने बनाया था और तिगलियों का प्रयोग किया था। तिगलियां छोटे छोटे कपड़े होते हैं और शायद घोंसले को ज़्यादा आरामदेह बनाने के लिए ये पक्षी तिगलियों का भी आजकल प्रयोग करते हैं। उनको रुई के फाहे मिल जाए, धागे मिल जाएं, तिनके तो इस्तेमाल करते ही हैं और शायद ये घोंसले को ज़्यादा आरामदायक बनाते हैं। तो तिगलियों को भी हम देखते हैं घोंसलों में, और हमारे पाठ में भी लिखा गया था कि जब लेखक के पिता घोंसला तोड़ रहे थे तो तिगलियां भी नजर आ रही थी। सातवां है अवाक। अवाक इसका अर्थ है
हैरान होना। पहला अर्थ लिखा है हैरान। और दूसरा अर्थ लिखा है मुंह से बोल न निकलने की दशा। तो हमने देखा था मुंह से बोल न निकलना, बोल न निकलना, न निकलने की दशा। निकलने की दशा। तो बच्चों पाठ के अनुसार अब इसका अर्थ मैं आपको बताता हूँ। अवाक। जब पिताजी घोंसला तोड़ रहे थे, उन्होंने घोंसले में लाठी डाल दी थी और शायद गिराने वाले थे, और तभी चिड़ियों की चींची की आवाज़ सुनाई दी। लेखक जानता था कि दोनों गौरैया जो है वो घर के आंगन में बैठी थी, वे चुपचाप डरी हुई थी। लेकिन जैसे ही पिताजी ने घोंसला तोड़ने की कोशिश की, चींची की आवाज़ सुनाई दी, तब जो लेखक था अवाक रह गया। अवाक का अर्थ है यहाँ पे हैरान। यहाँ पे अवाक का क्या अर्थ है? हैरान। और ऐसी अवस्था में वह कुछ बोल नहीं पाया। मुंह से आदमी जब अधिक हैरान रह जाता है तो अपनी हैरानी को बता नहीं पाता और उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल पाता, तो इस स्थिति को अवाक कहते हैं। तो यही दशा हमारे लेखक की थी जब उसने देखा कि घोंसले में चिड़ियों के बच्चे हैं, क्योंकि चींची की आवाज़ आने लगी थी और उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि चिड़ियों ने अंडे या बच्चे दिए थे। तो चिड़ियों की आवाज़ सुनकर वह हैरान रह गए। तो यहाँ पे अवाक का अर्थ है हैरान, और इस दशा में मुंह से आवाज़ नहीं निकलती। तो बच्चों ये था हमारा। और एक और है शब्द चुग्गा, तो हम मिटा देते हैं इसको। तो एक बार फिर से मैं आपको पढ़ देता हूँ। कुल मिला के 8 शब्द अर्थ हैं और एक मुहावरा भी हम लिखते हैं। मुहावरा चुग्गा है चिड़ियों को खाने का दाना। आपको इसको नोटबुक में भी लिखना है। मैं इसको फिर से पढ़ देता हूँ। शब्दार्थ और मुहावरा जो आज लिखवाया जा रहा है उसे आपको अपने नोटबुक में लिख करके याद करना है। तो छावनी का अर्थ है पड़ाव या फिर शिविर। जाहिर का अर्थ है स्पष्ट। व्यंग का पाठ के अनुसार अर्थ है ताना। ठकोरा का अर्थ है ठक ठक करना। मल्हार वर्षा ऋतु में गाए जाने वाला एक प्रकार का राग है। तिगलियां कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े। अवाक का अर्थ है हैरान, मुंह से बोल ना निकलने की एक दशा। एक और है हमारा 8वां जो है शब्द, उसको भी लिख देते हैं। ये है 8वां शब्द अर्थ है हमारा चुग्गा। च में छोटे ऊ की मात्रा, आधा ग, फिर पूरा ग में आ की मात्रा। चुग्गा। चुग्गा का अर्थ होता है पक्षियों के खाने का दाना, चिड़ियों के खाने का दाना। सही है। चिड़ियों के खाने का दाना। पाठ के अनुसार अब चलते हैं। तो जैसे ही पिताजी को, लेखक को और लेखक की माँ को पता चला कि घोंसले में चिड़िया आ गई हैं, उन्होंने तुरंत फौरन दरवाजे खोल दिए। और दरवाजे खोलते ही दोनों गौरैया दौड़ के आए, उड़ के आई और अपने बच्चों को चुग्गा देने लगे। तो चुग्गा होता है वो दाने जो चिड़िया अपने बच्चों को खिलाती है। तो चुग्गा चिड़ियों को खाने का दाना। अब चलते हैं हमारा मुहावरा हमारे पाठ में।
पाठ में एक ही मुहावरा है बच्चों, तो इसीलिए मुहावरे नहीं लिख रहे, मुहावरा ही मैं लिख रहा हूं। बहुवचन होता है मुहावरे, एक वचन है मुहावरा। हमारा मुहावरा एक ही है, कौन सा है? छाती फुलाए। छाती फुलाए का अर्थ होता है गर्व से। तो हमने पाठ के अनुसार इसका भी अर्थ आपको बता देते हैं। मुहावरे का पाठ के अनुसार अर्थ, जब लेखक ने देखा कि पिताजी ने बहुत प्रयास करके गौरैयों को घर से बाहर निकाल दिया है, उसके लिए उनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। दरवाजे के नीचे कपड़े ठूसने पड़े, रोशनदान भी एक टूटा था उसको भी बंद करना पड़ा, सारे घर के दरवाजे बंद कर दिए गए और एक दरवाज़ा खोल के चिड़ियों को डराया गया, गौरैया को। तो पिताजी ने लाठी से गौरैयों को डरा करके घर से भगाया और जब गौरैया भाग गई तो पिताजी छाती फुलाए कुर्सी पे बैठ गए। तो ये पाठ में दिया गया है, पिताजी छाती फुलाए कुर्सी पर बैठ गए। तो यहाँ पे छाती फुलाए का अर्थ होता है गर्व से। पिताजी को गर्व हो रहा था कि उन्होंने माँ की कही बात को झूठा बना दिया। माँ कहती थी आप गौरैया को नहीं बाहर कर सकते, लेकिन जब पिताजी ने काफ़ी परिश्रम करके दोनों गौरैया को घर से बाहर निकाला तो उन्हें गर्व का अनुभव हो रहा था। इसीलिए लेखक ने कहा है कि जो पिताजी छाती फुलाए कुर्सी पे बैठ गए, मतलब गर्व से वे कुर्सी पे बैठ गए। तो मुहावरे का अर्थ जो होता है, मुहावरा होता क्या है? मुहावरा वो शब्दों का समूह होता है जो अपना शाब्दिक अर्थ न देकर कुछ और अर्थ प्रकट करता है। तो छाती फुलाए का अर्थ यहाँ पे छाती फुलाने से नहीं है, गर्व करने के लिए प्रयोग किया गया है कि गर्व से के लिए छाती फुलाए शब्द का प्रयोग किया गया। तो बच्चों ये था हमारे शब्दार्थ, पाठ 10 के शब्दार्थ और मुहावरा। मुहावरे नहीं कहेंगे, एक मुहावरा है। अब हम अपने लिखित पे जाएंगे, मौखिक पे। तो अब तक हमने क्या क्या कर लिया है, एक बार आपको मैं फिर से गृह कार्य आपको बता देता हूँ, आप इसे नोट कर लीजिएगा। ये मुहावरा है छाती फुलाए, अर्थ होता है गर्व से। अब तक के हमारे सभी कार्यों को मैं आपको बता देता हूँ। तो पाठ 10 में अब तक हमने क्या किया है, आपको जो लिखित और मौखिक का मैं दोनों बता देता हूँ। लिखित आपको करना है, लिखित कार्य आपने अब तक क्या किया है फिर से आपको मैं बता देता हूँ। लिखित कार्य में आपने किया पहला चीज सुलेख लेखन, सुलेख लेखन। जैसा कि आपको पता है हमेशा आप एक पेज सुलेख लेखन ही लिखें। दूसरा कार्य मैंने आपको दिया था, गौरैया का चित्र बनाना है आपको। चित्र किसका बनाना था? पाठ से संबंधित हम चित्र बनाते हैं, तो ये था गौरैया का आपको चित्र बनाना था। गौरैया को इंग्लिश में स्पैरो भी कहते हैं। गौरैया को क्या कहते हैं इंग्लिश में? स्पैरो। तो आप एक या दो गौरैया का चित्र बना देंगे और उस पर रंग भरेंगे। तीसरा हमने आज काम किया है शब्दार्थ। और मुहावरा दोनों लिख देते हैं। और
तो बच्चों ये थे हमारे लिखित काम, ये सभी हमारे लिखित काम थे। मौखिक काम में हमने क्या किया है, देखिए मौखिक, अब तक के मैं एक गृह कार्य ही समझ लीजिए, सारे गृह कार्य थे। इसमें हमने किया है पहला जो मौखिक कार्य है, ये है पाठ का 2 बार पठन अभ्यास, पठन दो बार पठन अभ्यास हमने करना है। ये मैंने आपको दिया था, ये मौखिक कार्य है। दूसरा है शब्दार्थ और मुहावरों को याद करना। शब्दार्थ और मुहावरे और मुहावरा याद करना। तो ये सारे गृह कार्य मैंने एक दिन में नहीं दिए हैं, अलग अलग दिन में मैं दिया है। तो आपको एक बार मैं बता देता हूँ, एक बार फिर से आप देख लीजिए। अब तक का गृह कार्य पाठ 10 2 गौरैया का गृह कार्य था। लिखित में आपने किए हैं सुलेख लेखन 1 पेज, इसे आप हैंड राइटिंग बोलते हैं। चित्र हम बनाते ही हैं, पाठ से संबंधित कोई चित्र हमको बनाना है तो हमने चित्र बनाया गौरैया का। तीसरा है शब्दार्थ, जो हमने आज आपको लिख के करवाया था, इसको लिख करके याद करना है, लिखित कार्य, इसको लिख करके शब्दार्थ और मुहावरा। अब मौखिक में मैंने आपको बताया था पाठ का 2 बार पठन अभ्यास करना है। पहले आप वीडियो में देखेंगे मैंने कैसे पाठ का 2 बार पठन अभ्यास किया है, और उसके बाद आपको पठन अभ्यास करना है। उसके बाद दूसरा चीज़ है शब्दार्थ और मुहावरा याद करना। जो आपने आज लिखा है उसको केवल लिखने का ही काम नहीं है, बल्कि उसको याद भी करना है। तो ये हमारा आज तक का, अब तक का गृह कार्य। बहुत से बच्चों को गृह कार्य में बहुत परेशानी होती है। अगर आप रेगुलर वीडियो देखेंगे तो आपको उसमें हमेशा गृह कार्य ढंग से बताया जाता है हर वीडियो में। आज तो हमने आपको आज लिखित रूप में भी गृह कार्य दे दिया अब तक का। अब हम आ जाएंगे पाठ के मौखिक प्रश्नों। तो यहाँ तक अब तक आज तक का काम आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम चलेंगे अपने मौखिक प्रश्नों। इसको मिटा देता हूँ मैं। तो ये गृह कार्य था, ये लिखित गृह कार्य था, ये मौखिक गृह कार्य था। अब हम चलते हैं अपने मौखिक प्रश्नों की तरफ। मौखिक प्रश्नों की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा मौखिक प्रश्न है, पहला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। पिताजी को अपना घर सराय क्यों लगता? ये मौखिक के अंतर्गत आएगा। मौखिक, जैसा कि आप जानते हैं मौखिक प्रश्नों का हम चर्चा के द्वारा ही हल करते हैं। मौखिक प्रश्नों को चर्चा के द्वारा हल करते हैं, और आज हम वही करेंगे पाठ 10 का मौखिक प्रश्नों को। तो हम निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर, प्रश्नों के उत्तर दो। कौन सा है? पहला है पिताजी को अपना घर सराय क्यों लगता था? प्रश्न, पहला प्रश्न है पिताजी को अपना घर सराय क्यों लगता था?
क्यों लगता था। तो जैसे कि पाठ में कहा गया है, पिताजी थे, वे कहते थे कि जब जब भी कोई भी पहाड़ियों से, घाटियों से कोई पक्षी आता है तो सबसे पहले वे उनके ही घर में, उनके घर में एक आंगन में एक आम का बड़ा सा पेड़ था, उस पर ही आके बैठता है, जैसे कि मानो वो अपना पता लिखवा कर के आया हो कि दिल्ली में हमें लेखक के ही घर में जाना है। तो यही है सराय, वो स्थान होता है। सराय का अर्थ क्या है? वह स्थान होता है जहाँ व्यक्ति कुछ समय के लिए रुका करता है, विश्राम करता है, कुछ दिनों के लिए रहता है और फिर चले जाता है। तो पिताजी को ही अपना घर सराय लगने लगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अब वह घर न होकर पक्षियों के रहने का ठिकाना हो गया। इसीलिए पिताजी ने कहा था कि लगता है कि हमारा घर सराय हो गया है। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा था कि लगता है हम ही अपने घर में मेहमान हैं और मालिक तो जो है दूसरे जीव जंतु हैं। तो पिताजी को अपना घर सराय क्यों लगता था? क्योंकि जो भी पक्षी आता था सबसे पहले उनके ही जो आंगन में पेड़ था वहीं बैठता था। इस कारण से पिताजी को अपना घर सराय लगता था। और केवल यही कारण नहीं था, उनके घर में बहुत से जीव जंतु थे, चाहे वो हम कहें चूहे थे, कबूतर थे, बिल्ली थी, और पक्षियों के तो बहुत प्रकार के पक्षी थे, जिसमें तोते, कौवे और गौरैया, ये बहुत सारे थे। तो इसी कारण पिताजी को अपना घर सराय इसीलिए लगता था क्योंकि उनके घर में बहुत से, हम कहेंगे, पक्षी और जीव जंतु रहते थे। बहुत से पक्षी और जीव जंतु रहते थे, इसीलिए पिताजी को अपना घर सराय लगता था। जैसे कि पाठ में भी बताया गया है कि जो भी पक्षी आते थे वे, उनको लगता था कि उनके ही घर में सबसे पहले उतरते हैं। जैसे कि उन्होंने पता लिखवा के आए हैं। पता लिखवा के आना मतलब कि उनको किसी ने पता बता दिया है कि जब भी आप दिल्ली जाएं तो लेखक के घर पे ज़रूर जाएं। और वे सीधा, यहाँ तक कि पिताजी ने कहा कि वे सीधा उनके घर पे ही आके बैठते थे और शाम को पेड़ से इतना शोर मचता था कि कान के पर्दे भी फट जाए। तो हम इसका संक्षेप में उत्तर, आपको मैंने बताया था कि जब भी मौखिक प्रश्न होते हैं तो उनका उत्तर हम संक्षेप में ही देते हैं, छोटे में ही देना है। और इसमें पिताजी को अपना घर सराय क्यों लगता था? पिताजी को अपना घर सराय इसीलिए लगता था क्योंकि उनके घर में बहुत से पक्षी तथा जीव जंतु रहा करते थे। तो ये कारण है। फिर से मैं इसको एक बार दोहरा लेता हूँ, आप देख लीजिए। प्रश्न है और ये लघु प्रश्न के रूप में आता है, इसको एक वाक्य में ही हमें इसका उत्तर भी देना चाहिए। पिताजी को अपना घर सराय क्यों लगता था? पिताजी को अपना घर सराय इसीलिए लगता था, इसलिए लगता था क्योंकि घर में बहुत से पक्षी और जीव जंतु रहते थे। पिताजी को अपना घर सराय क्यों लगता था? प्रश्न है, उत्तर है पिताजी को अपना घर सराय इसलिए लगता था क्योंकि घर में बहुत से पक्षी और जीव जंतु रहते थे। तो ये था हमारा पहला मौखिक प्रश्न, पिताजी को अपना घर सराय क्यों लगता था। तो एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ, पिताजी को अपना घर सराय क्यों लगता था? उत्तर है पिताजी को अपना घर सराय इसलिए लगता था क्योंकि घर में बहुत से पक्षी और जीव जंतु रहते थे। तो ये था हमारा उत्तर। दूसरा है, पिताजी ने गौरैया को भगाने के लिए क्या क्या कोशिशें की? पिताजी ने गौरैया को भगाने के लिए
क्या क्या कोशिशें की। तो बच्चों ज़रा इस प्रश्न को आप ज़रा इस पर चर्चा करिएगा। हम कल इसे हल करेंगे चर्चा के द्वारा, जैसे कि अभी हमने आज इस प्रश्न को चर्चा के द्वारा हल किया था। तो आज का ये गृह कार्य है कि पिताजी ने गौरैया को भगाने के लिए क्या क्या कोशिशें की, कल हम इस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।